राम राम जी। आज इस कार्यक्रम में जब किसान के लिए बहुत काम है खेतों में, आप अपना काम छोड़कर यहाँ आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपने पगड़ी भी बांधी, वह पगड़ी किसी एक व्यक्ति की तरफ से नहीं या एक समाज की तरफ से नहीं थी। उस पगड़ी में आपका भरोसा भी है। आपका मेरे लिए और मेरे साथ चलने वाले सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है। और जो हमारे यहां मान्यताएं हैं पगड़ी से जुड़ी हुई, मान सम्मान की, तो मुझे इस बात का पूरा एहसास है और ये बातें जीवन भर मेरे लिए स्मरणीय रहेंगी। ये मेरे लिए भी कठिन पल हैं, बीते दिन आपके लिए भी कठिन बीते होंगे और आगे भी चुनौतियां अनंत हैं। किसान तो इन बातों को समझता ही है कि किसान को लड़ना पड़ता है जीवन भर। खेती कैसे बढ़ेगी, कैसे बेहतर उपज वो पैदा कर सकता है, उसे वहां लड़ना पड़ता है, सरकार से लड़ना पड़ता है। अधिकारी तंग करते हैं, दूसरी ताकतें आ जाती हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। बहुत अच्छी फसल करने के बाद भी चैन की नींद कोई किसान सो नहीं सकता, क्योंकि जब मंडी में वो जाएगा वहां भी जो है उसके साथ दुराचार होता है। कभी कभी प्रकृति की मार पड़ जाती है, जैसा अभी कुछ दिन पहले जो बारिश हुई। मैं जानता हूं 30 से 50% इन क्षेत्रों में आपका धान खराब हुआ, बाजरे को नुकसान, लाया को नुकसान हुआ। आलू की बुआई चल रही थी, जहां बुआई हो गई थी वहां भी उनको नुकसान हुआ। और अफसोस इस बात को लेकर होता है कि इस सब के बाद भी इन दिनों में आप ही से मैं सवाल पूछूंगा, क्या कोई सरकार की तरफ से कोई कर्मचारी, कोई बीमा कंपनी, आपने बहुत सुना प्रधानमंत्री जी कहते थे प्रत्येक किसान को हमने बीमा दे दिया और इस बीमा के माध्यम से आय दुगनी होगी, कोई आया क्या सर्वेक्षण करने को? कौन जिम्मेदार है? बुंदेलखंड के बेहद गरीब परिवार के साथ जो बीती है, ललितपुर जिले के जो 3 दिन में खाद के लिए खड़े रहे, तबीयत बिगड़ गई, देहांत हो गया, कौन पूछने वाला? ललितपुर जिले के एक और किसान ने, जो मीडिया में खबर आई, मैं उस आधार पे कह रहा हूं, साफ साफ छपा है, उनके घर वालों ने साफ साफ कहा कि परेशान था किसान, इन्हें खाद नहीं मिला, इन्होंने आत्महत्या कर ली। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जब कोई अच्छा काम आप लोग करते हो तो उसका श्रेय नेता लेना चाहते हैं। योगी जी से जब पूछा जाता है कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, तो कहते हैं हमने तो रिकॉर्ड खरीदारी हो गई, रिकॉर्ड पैदावार की है गन्ने की। गन्ने की पैदावार योगी जी ने ना करी। ये तो कैसे कैसे करके आपने बचाव करना पड़ता है, हर खेत में तार लगाने पड़ते हैं आजकल, जंगली सुअर, जंगली जानवर। विधायकों का भी यही हाल हो गया, इनके बिजार जैसे घूम रहे हैं, खाली कोई काम नहीं है। आपके मेहनत का फल आपको मिलता नहीं है, उसका श्रेय ये लोग लेते हैं। लेकिन जब किसान आत्महत्या करता है तो कोई आगे आके नहीं कहता कि हां हमारी जिम्मेदारी। और इतना बड़ा फर्क देखो, पुराने लोग
जो बैठे हैं यहाँ टोपी और पगड़ी पहनने वाले, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, आपको चौधरी चरण सिंह जी ने जो भाषण दिया था लाल किले से, अभी भी याद होगा। मिठाई बांटी होंगी आपने, खूब खुशी मनाई होगी। क्यों? को आपको मालूम था कि गांव के परिप्रेक्ष्य से इस गांव की बात, भाषा, बोली, पीड़ाओं को समझने वाला व्यक्ति उस बड़े पद पे पहुंचा है। और लाल किले से चौधरी साहब ने कहा कि मेरी सरकार है और मैं चिंतित हूं कि जो देश के आदिवासी लोग हैं, जो दलित वर्ग है, हम उनके उत्थान के लिए हमें काम करना है। यानी प्रधानमंत्री होते हुए वो कह रहे थे, मान रहे थे, स्वीकार रहे थे कि सरकार की बहुत कमियां हैं, व्यवस्थाओं में बहुत कमियां हैं। और आज जो प्रधानमंत्री हैं खुद अपने ऊपर कुछ नहीं लेते, 70 साल गाते हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा जमीन पर, दावे होते हैं। अगर आप यहां जेवर से निकल के जाएंगे, बेंगलोर तक कोई नौजवान जाएगा, बेंगलोर एयरपोर्ट पे भी होर्डिंग लग रहा है योगी जी का, यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 1 है। वहां के एक वकील हैं शिशिर रुद्रप्पा, उन्होंने ट्वीट किया कि एक कर्नाटक से यूपी के चुनाव की आगाज हो रही है क्या? तो यूपी के अधिकारियों ने उनको घेरना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे कि तुम्हारी गिरफ्तारी होगी और तुमने फर्जी जो है तस्वीर डाल दी। फिर उस लड़के ने, उस नौजवान ने वीडियो खींच के डाल दी। अब आप सोचिए ये किस पैसे से ये सब हो रहा है, कहां से ये सब हो रहा है? ये आप ही का तो पैसा है, सरकारी खजाने से है। बीजेपी पार्टी अपने खजाने से खर्च करके होर्डिंग लगा देती, हमें आपत्ति नहीं होती, लेकिन ये तो सरकारी पैसे से ये सब चीजें खरीदी जा रही हैं, दिखावा हो रहा है, प्रचार हो रहा है। और बाबा कहते हैं यूपी हो गया नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं रहे, किडनैपिंग हो, मर्डर हो, संगठित अपराध भी नहीं रुक रहा, इन चीजों में हम नंबर 1 है। किसान के साथ आपने क्या किया? लखीमपुर में वो जो अन्नदाता बैठे थे उनके साथ क्या किया? अभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते, अभी भी मंत्रिमंडल से मंत्री जी को हटाया नहीं गया। याद करो चौधरी चरण सिंह जी चुनावी प्रचार में अगर उनको पता लग जाता कि ये मेरे पार्टी का आदमी, मेरे पार्टी का उम्मीदवार है, लेकिन कुछ गलती हो गई, तो वो गलती स्वीकार कर लेते थे। कितनी बार मैंने किससे आप लोगों ने मुझे सुनाए हैं कि चुनावी सभा में कोई अपने पार्टी का नुकसान नहीं चाहता, सब लोग सोचते हैं मेरी संख्या बढ़ जाए। आज अगर कहीं इस प्रदेश के किसी कोने में अगर म्युनिसिपल चुनाव में एक कॉर्पोरेटर बीजेपी जीत जाती है, मोदी जी ट्वीट करके बधाई देते हैं कि वाह हमारा कॉर्पोरेटर जीत गया। लेकिन लखनऊ भी जाते हैं, लखीमपुर में जो किसान मारा गया उस पर टिप्पणी नहीं करते। मंत्री जी को बर्खास्त करने की हिम्मत मोदी जी में नहीं है, हिम्मत योगी जी में नहीं है, जो कहे कि ऐसे मंत्री मंडल पे लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, इनको आप हटा दीजिए। लेकिन बाबा में हिम्मत है तो घूरेंगे आपको, लाल आंख आपकी तरफ दिखाएंगे, धमकाएंगे आपको। वहां जो लग रही तस्वीर उनकी बेंगलोर में, वो मुस्कुराते हुए लग रही है। हमने, आपने कभी योगी जी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा? कभी देखा आपने उनको मुस्कुराते हुए? जब वो मुस्कुराते हैं, जब वो बछड़ों के साथ खड़े होते तब मुस्कुराते हैं। जवाबदेही तो जवाबदेही इनकी है, जवाब हिसाब आपको लेना होगा। अगर मैं आज आपके बीच आशीर्वाद लेने आया हूं, इसलिए आशीर्वाद लेने नहीं आया कि मेरी तरक्की हो जाए या मुझे कुछ आपसे चाहिए व्यक्तिगत अपने लिए। मैं तो सिस्टम के अंदर भी रह चुका हूं, एमपी रह लिया आपके पड़ोस से ही, बहुत चीज मैंने करीब से देख ली। लेकिन मैं चाहता हूं ये मंच जिंदा रहे। आज आपकी कोई वक्त राजनीतिक पहचान नहीं है, आपको कड़वी लगेगी बात, कोई पूछने वाला नहीं है।
अगर आपके वकील होते तो दिल्ली में घुसने से इस तरह से किसानों को रोका नहीं जाता। पहली बार हुआ है किसान घुस नहीं सकता, बैरिकेड लगा दिए, तार बिछा दी, घुसोगे तो मुकदमे होंगे। और अगर वहां चौधरी अजीत सिंह जी आज हमारे बीच होते और संसद में होते तो इतना लंबा 1 साल का आंदोलन किसान को करना नहीं पड़ता। मजाल है, ऐसी सरकार पर लानत है, ऐसे जनप्रतिनिधि अब फिर चुनाव आएगा, फिर अपने बनेंगे। एक भी दिन आपकी मदद के लिए हाथ बटाया नहीं। मैं यहां के स्थानीय मुद्दों पे कहना चाहूंगा, यहां बहुत बड़ा वादा आपके साथ किया गया था, बहुत बड़ा वादा आपके साथ किया गया था कि यहां विकास होगा, एयरपोर्ट बनेगा। सही बात है, एयरपोर्ट बनने से तरक्की होती, नौकरी भी मिलेंगी, आवागमन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। लेकिन जमीन के जो मालिक हैं उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। न्याय, इतना बड़ा आंदोलन चला, टप्पल में, मथुरा में, भट्टा पारसोल में, आप लोगों ने ही तो कुर्बानियां दी थी, वरना ये कानून बदल जाता। और कानून में आपने बना लिया, जीत हासिल की, जीत दर्ज की। देश भर के लोगों को एहसास हुआ कि इस क्षेत्र का किसान वाकई अपने हक और हकूक के लिए सचेत है, जागरूक। कानून में लिखा है, गांव की अगर खेती की जमीन सरकार एक्वायर करेगी 4 गुना दिया जाएगा। लेकिन ये जो एयरपोर्ट के परियोजना में मुझे जानकारी है, यहां अगर उन गांवों के लोग होंगे बता देंगे आपको, 1 बार नहीं 2 बार उनको छला गया। पहले तो गांव के इंटीरियर के गांव हैं, वहां कोई सरकारी ऐसा कोई अर्बन कोई सुविधा शहरों की नहीं है। लेकिन जब जमीन एक्वायर करनी थी तो दिखा दिया गया कि ये तो अर्बन जमीन है, अर्बन लिमिट में है, शहरी जमीन है। क्यों 4 गुना की जगह 2 गुना देंगे। और उसमें फिर क्या किया, खेत को तो बता दिया कुछ और आबादी को दिखा दिया कि ये तो गांव की आबादी है। वरना विस्थापन में अगर अर्बन उसको दिखाते तो जगह में जो प्लॉट मिलते वो ज्यादा देना पड़ता। देखो कितनी कंजूसी है आपके लिए, पैसा बचाया खूब, लेकिन इसमें कोई बढ़ाई नहीं होगी। योगी जी पैसा बचा के खर्च कहां कर रहे हैं, अपनी होर्डिंग लगवा रहे हैं। वो पैसा बचा के अगर किसी और क्षेत्र के किसानों को लाभ मिल जाता तो शायद यहां का भी कोई किसान किसी को गुरेज नहीं होता। अगर आपने जमीन ना दी होती तो ये कहां नोएडा, ग्रेटर नोएडा कहां बसता। किसान जमीन देते हैं विकास के लिए उन्हें, लेकिन बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाई जाती है, सपने दिखाए जाते हैं, वास्तव में होता नहीं है। देश की राजधानी, अगर किसी भाई को शक हो, देश की राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली देहात के जो पुराने गांव हैं, कभी वहां जाके देख लेना, गांवों में उस तरह का विकास नहीं हुआ। सीमित क्षेत्र उनका बना दिया आबादी का, वो तंग इलाके में रह रहे हैं। और जो भूस्वामी हैं, इतनी बड़ी तरक्की हो गई, इतना बड़ा शहर बन गया, विकास हो गया, लेकिन जो भूस्वामी, जो ओरिजिनल भूस्वामी थे, उनकी क्या स्थिति है। इसलिए जरूरी है कि जो भूस्वामी हैं उनका भविष्य सिक्योर होना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और मैं प्रभावित उन सभी परिवारों को विश्वास दिलाता हूं, हमारी सरकार बनेगी तो जिन्होंने जमीन दी है पूर्णतः उनके साथ कानून के तहत न्याय होगा। यहां की बहुत बड़ी संभावना भी है। हम चाहते हैं कि क्योंकि ये आप एनसीआर में देश के राजधानी के करीब हो, इंडस्ट्रियल एरिया बड़े बड़े यहां विकसित हुए हैं, यहां कारखाने लगने चाहिए। जमीन तो बढ़ने वाली नहीं, खेती की आपकी घटेगी, बटेगी, आने वाली पीढ़ियों में बटेगी। और ये जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, इन्हें भी मालूम खेती कोई फायदा का सौदा नहीं, ये भी खेती उस तरह से नहीं करना चाहते। तो हमें रोजगार के दूसरे साधन तैयार गांव और देहात में करने होंगे। चौधरी अजीत सिंह जी ने रास्ता दिखाया था, उससे पहले बड़े चौधरी साहब कुटीर उद्योग की बहुत
प्रखर वकालत करते थे। चौधरी साहब ने अगर चीनी की मिल हमारे प्रदेश में और देश में नहीं लगाई होती, दूरी घटाई, लाइसेंस दिए, लोगों को बुला बुला के प्रेरित किया, वो कृषि आधारित उद्योग है, अगर वो नहीं किया होता तो आज क्या हालत होती। मैं मानता हूं उसी तर्ज पर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उसे बढ़ावा देने की जरूरत है। और हम अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को रख रहे हैं। हमने पूरा विजन तैयार किया है। 5 साल में उस क्षेत्र में 25,000 करोड़ का निवेश लाकर चावल से, मक्के से, आलू से बहुत चीजें बन सकती हैं। 25,000 करोड़ का अगर निवेश होगा, हिसाब लगाइए कितनी फैक्ट्री लगेंगी और कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। वही तरीका है। यहां मैं भी खड़े होकर दावा कर दूं आपको कि किसान को दाम कैसे मिलेगा अगर मैं भी कह दूं कि सरकार सबकी फसल खरीद लेगी। नहीं करने वाली। ये ठीक है कि एमएसपी मिलना चाहिए। धान 1,100-1,100 पे बिक रहा है किसान का भी। सरकारी रेट कुछ और होते हैं, वास्तविकता कुछ और होती है। लेकिन मैं भी ये दावा नहीं कर रहा कि प्रत्येक किसान की सारी फसल सरकार खरीदेगी। ये आप भी जानते हो। लेकिन फिर रास्ता क्या है कि किसान को अच्छा भाव कहां से मिलेगा? तभी तो मिलेगा अगर हम इस उद्योग को, कृषि आधारित उद्योग को सरकार बढ़ावा देगी, तभी मिल सकता है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। एक नई संभावना है जो डेटा सेंटर उद्योग है। आपने देखा होगा, ये बच्चे इन बात को समझेंगे। फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, जो आपका डेटा है वो सर्वर्स पे रखा जाता है, वहां पे उसको स्टोर किया जाता है। अब कानून बन गया है कि कोई भी विदेशी कंपनी भी हो, आपका डेटा वो अंतरराष्ट्रीय पे ना रखकर देश में सर्वर स्थापित करके वहां उसका स्टोरेज करेंगे। 2026 तक अनुमान है कि $8 बिलियन का डेटा सेंटर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अभी सारा का सारा पैसा जा रहा है मुंबई में, यानी सारा उद्योग मुंबई शहर के इर्द गिर्द बन रहा है। यूपी कहीं नहीं है वहां गिनती में, क्योंकि यहां सड़कें भी अच्छी हैं कुछ क्षेत्र में। और आने वाले वर्षों में जैसे अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट ऑनलाइन हो जाएंगे तो यूपी बिजली के मामले में मांग से ज्यादा उत्पादन करेगा प्रदेश, क्योंकि उस उद्योग को बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, इंजीनियर चाहिए, आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए। तो जो क्षेत्र को समझते हो, सब कुछ तो है यूपी के पास, बस बाबा जी को समझ नहीं आती बात, कोई प्रयास नहीं कर रहे। तो हमने विजन में ऐसी चीजें रखी हैं, कैसे नौकरियां मिलेंगी। सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं, बहुत लंबित भर्तियां हैं, पुलिस में, स्वास्थ्य में, शिक्षा विभाग में। कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। कई तो पुलिस में भर्ती ऐसी हुई है जो उनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही। घर वालों ने मिठाई भी खिला दी, सबको बता दिया मोहल्ले में, गांव में कि नौकरी लग गई, नौकरी लग नहीं रही। न्याय होना चाहिए। 6 महीने के अंदर आप हमारी सरकार बनाओगे, 6 महीने के अंदर जितने रिक्त पद हैं उनको भरने का काम हम करेंगे। मैं कानून व्यवस्था के संबंध में बात कहना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने देश में पहला पुलिस आयोग का गठन उन्होंने किया था, और लिखा है उस समय के बड़े बड़े अधिकारियों ने, आप किताबें लिखी हैं, पूरा वर्णन किया है कैसे चौधरी चरण सिंह जी की वो सोच थी। आज हम लोग कहते हैं, सरकार को घेरते हैं जब कोई बड़ा अपराध हो जाता है। हाथरस की घटना थी, आगरा में हिरासत में अरुण वाल्मीकि को मार दिया गया, नौजवान को। हर जिले में हो रहा है, रोज हो रहे हैं, रोज इस तरह के अपराध हो रहे हैं। अब मुझे पीछे पीछे से मांग पत्र आ रहे हैं, लेकिन इसमें दोष आप वर्दी पहने किसी पुलिस के जवान को तो नहीं दे सकते। उनकी ड्यूटी बहुत कठिन है, वे हमारे बीच के बच्चे हैं,
और उनका ख्याल सरकार को रखना चाहिए कि उनका मनोबल ना गिरे, तभी तो सेवा का स्तर बेहतर होगा। हमने तय किया है कि इनकी जो ड्यूटी है निर्धारित घंटों के लिए होगी, ओवर टाइम सुनिश्चित किया जाएगा। बॉर्डर स्कीम को हटाकर, क्यों यहां नोएडा का बच्चा गांव का रह रहा है, काम ड्यूटी उसकी गाजीपुर में है, कैसे कर लेगा? गृह जनपद पास के जिलों में उनकी ड्यूटी लगे। जो दूसरे राज्यों में 25 साल 27 साल तक भी लड़के आवेदन कर सकते हैं नौकरी के लिए। पुलिस में हमारे यहां 22 कर दी इन्होंने उम्र, कहां से मिल जाएंगी नौकरियां? 2 साल तो सब बच्चों के कोविड के मारे सब खराब हो गए, कोई तैयारी नहीं कर पाया। हमने तय किया है कि इस उम्र को बढ़ाकर जनरल कैटेगरी में हम 28 साल करेंगे। खूब दो मौके। एक बड़ी बात है, वो है क्योंकि मैं देख रहा हूं नौजवान तो जोश में आ गए और बुजुर्ग बैठे हैं, वो सोच रहे हैं क्या हुआ, पेंशन को लेकर तंग रहते हो आप। एक तो यह है कि पेंशन के उस सूची में बहुत लोगों का नाम ही नहीं रहता, सर्वेक्षण दोबारा कराने की जरूरत है, और उसमें बहुत फर्जीवाड़ा भी होगा, भ्रष्टाचार भी होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो समाज अगर जो बुजुर्ग का हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो मतलब हमारी अंदर की मानवता खत्म हो रही है। ये जिम्मेदारी सरकार की, समाज की है। जो आज पेंशन मिल रही है आपको 60 से 79 साल की जो एक कैटेगरी है सीनियर सिटीजन्स की, वरिष्ठ नागरिकों की 500 रुपये मिलती है। हमारी सरकार बनाओगे 3 गुना देगे 1500 रुपये, और जिन्हें 80 साल से जिनकी ज्यादा एज है उनको अभी 800 रुपये मिल रही है, उनको 2400 रुपये, 3 गुना पेंशन। संसाधन हैं, 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख करोड़ का बजट है यूपी का, कोई नहीं कह सकता संसाधन नहीं, संसाधन हैं। कहां लकीर लगानी है, कहां रोक लगानी है, कहां खजाना खोलना है, वो मैं जानता हूं, हम लोग जानते हैं। अगली सरकार में खजाने की चाबी हमारे किसान और नौजवानों के हाथ में होगी और किसी गैर के हाथ में नहीं होने वाली। अब आ जाओ जो बड़ी पॉपुलर चीज थी, बिजली के बिल त्राही मची हुई है। किसी भी साधारण परिवार का जिस घर में नौकरी ना लग रही हो, उनका बोत नहीं है कि बिजली का बिल दे दें। वो उसमें टाल चल रही, जितने दिन टाल चल जाए, और एहसास नहीं होता किसान को। इन्होंने नीति ऐसी बना दी थी कि एक तो माफी योजना नहीं बनाई और कनेक्शन काट देते थे, और किसान को पता भी नहीं, उसकी पेनल्टी लग रही, बिल बढ़ता जा रहा है। कितने किसानों पे तो एफआईआर की गई। यहां भी कई किसान होंगे जिनको पता लगा कि एफआईआर हो गई उनके खिलाफ। हमने तय किया है कि किसान के लिए और बुनकर के लिए, और ये जो मैं पहना है ना, ये पूर्वांचल के बुनकर ने मुझे भेंट किया और उन्होंने बताया कि हमारी क्या क्या समस्या है। किसान और बुनकर के लिए पुराना बिजली का जो बकाया माफ, आगे की दर हाफ, ये नारा है। मैं फिर कहता हूं, हम अभी से इन बातों को कह रहे हैं कि अगले 4 महीने हम यही बात करेंगे, बार बार दोहराएंगे। गांव गांव में, गली गली में आप जाओ, कोई दूसरे पार्टी का नेता आएगा, उस पर दबाव तो बनेगा। मैं तो मानता हूं इतना दबाव बना दो कि हो सकता है इससे ज्यादा मिल जाए कुछ। प्रधानमंत्री सम्मान योजना 6000 रुपए देते हैं और फिर मोदी जी दर्शाते हैं कि इतना बड़ा काम कर दिया। डीजल पेट्रोल का भाव शतक पार हो गया।
नया कीर्तिमान बन गया। एक साल में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई जितने पिछले साल में हो गई। रोज 35 पैसे कट रहे हैं आपके। तो इसलिए हमने माना है इस बात को। मैं इस बात को भी कहता हूं खुले मन से कि जितना हम दे रहे हैं ये भी पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन एक शुरुआत हुई। हम आपको 6,000 देते हैं। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी के जयंती किसान दिवस के अवसर पर हम उस 6,000 को 12,000 करेंगे। और जो लघु किसान है, जो छोटी जोत पे खेती कर रहे हैं या असिंचित जमीन पे खेती कर रहे हैं, उनको 15,000 हम देंगे। किसान के साथ कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि जैसे जैसे आप प्रचार करोगे ना ये कि जयंत कह गया कि 6 का 12 करेंगे, मुझे लगता है कि शायद इसी 23 दिसंबर में मोदी जी ना कह दें। और मैं जहां रोज ताना कस रहा हूं उनको कि डीजल जो शतक पार हो गया, हो सकता है योगी जी 2-3 रुपए टैक्स भी माफ कर दें। आपका दबाव रहना चाहिए बस। चौधरी अजीत सिंह जी के समय आपकी मुट्ठी बंद रहती थी। इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं उन्होंने करने दिया। उन्हें मालूम था हमारी ताकत क्या है। आज स्थिति हो गई, हमारी मुट्ठी भी खुल गई और काम भी नहीं हो रहा। ये मान सम्मान की लड़ाई है। अगर किसी में किसान का खून है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आंदोलन में बैठे किसान, कुर्बानी देने वाले किसान को कोई आतंकवादी कहेगा। कौन लोग हैं ये? ऐसे लोगों को चिन्हित करो, ऐसे राजनीतिक पार्टियों को चिन्हित कीजिए आप। उनमें कोई अपना नहीं, सब पराये हैं। अपना वो होता है जो खून की ललकार पुकार को समझता हो। क्या स्वार्थ है उनका? अरे गद्दी कब तक रहेगी? बाबा जी रोज औरंगजेब पे झाड़ते रहते हैं, उनको लड़ना औरंगजेब से, लेकिन वो इतिहास के इतने शौकीन हैं तो उनका राज भी अब इतिहास होने वाला है। अब समय नहीं बच रहा। बाकी बहुत कई विषय हैं, कुछ चीजें तो मैंने यहां खोली हैं। कल बड़ौत में कार्यक्रम होगा, वहां मैं कुछ घोषणा करूंगा। और मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि हम 31 तारीख में लखनऊ से जो पूरे मैनिफेस्टो को जारी करेंगे, लोक संकल्प 2022, और ये मान लेना ये हमारा निश्चय है, ये हमारा निश्चय है। जीवन भर चौधरी साहब ने आपको कभी झूठ नहीं बोला। चौधरी अजीत सिंह जी बहुत कम बोलते थे, उन्होंने इतने काम कर दिए, कभी उनका गुणगान नहीं, खुद नहीं किया, ढिंडोरा नहीं पीटा। और इसलिए मान लीजिएगा कि जो बात हम कह रहे हैं, हमने कुछ सोच समझ के वो बातों को आपके आगे रखा है। तो इसलिए मेरे लिए यही बड़ा आशीर्वाद होगा। लोक दल को जिताओ, इस मंच को मजबूत करो, किसान मजदूर की अपनी सरकार बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय चौधरी।